हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे अष्टछाप की स्थापना कैसे हुई और उनके कवि की ट्रिक, अष्टछाप के कवियों की और क्या-क्या उनकी विशेषताएं, सारे पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक शॉर्ट रिवीजन है, तो आप इसे जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में स्वामी विठल नाथ ने की थी, जिसमें से 4 शिष्य बल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के। अष्टछाप कवियों को याद करने की धांसू ट्रिक है, जिसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं क्रम से। इस लाइन को याद कर लीजिए, 8 नाम क्रम से याद हो जाएंगे। जैसे कुंभ के सूर पर कृष्ण परमानंद है, कुंभ के सूर पर कृष्ण परमानंद है, गोविंद छीत चतुर्भुज नंद। एक तो ये ट्रिक है। एक दूसरी ट्रिक है, आप उसुप के नाम से भी कर सकते हो, उसुप कृष्ण। और दूसरी है गोछी चंद। ये भी क्या है, क्रम के आधार पर जोन सी भी इजी लगे आप उससे कर से। कुंभ से कुंभन दास, सूर से सूरदास, पै से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्ण दास, गोविंद से गोविंद स्वामी, छीत से छीत स्वामी, चतुर्भुज से चतुर्भुज दास और नंद से नंददास। अब इन कवियों का जन्म और मृत्यु देखेंगे कि यहाँ पे कि किन कवियों का जन्म मृत्यु है, क्योंकि इनका क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बल्लभाचारी के 4 शिष्य क्या थे, बड़े कवि थे। तो ये है कुंभन दास का जन्म 1468 और मृत्यु इनकी 1583 में हुई। स्थान कहाँ था, जमुना व तो मथुरा में। सूरदास का 1478 में, मृत्यु 1587 में सीही रुनकता में। परमानंद दास का जन्म 1493 में कन्नौज में हुआ। कृष्णदास का 1496 में 1578 में चिलोतरा गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। गोविंद स्वामी 1505 1585 आंतरी भरतपुर में, चेत स्वामी 1515 1585 मथुरा, चतुर्भुज दास 1530 1585 जमुनावती, नंददास 1533 से 1583 रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछ खास बातें जो परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। सबसे बड़े कवि कौन थे, कुंभदास से उम्र में सबसे बड़े, और सबसे छोटे थे नंददास। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटे कवि। सबसे प्रमुख कवियों में सूरदास आते हैं, जो अष्टछाप का झाज कहा जाता है। पिता पुत्र की जोड़ी कुंभनदास और चतुर्दास की थी, चतुर्भुज दास की। पिता और पुत्र दोनों ही अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप की प्रमुख रचनाएं हैं, अष्टछाप कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें बल्लभाचार्य, सूरदास सर प्रमुख कवि हैं। सूरसागर रचना है सूरसागर सूरदास जी की, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित है। सूर सारावली का है, इसमें सूर सागर का सार माना जाता है। साहित्य लहरी इसमें दृष्टकूट पदों का संग्रह है। वन लाइनर तथ्य हैं ये और महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरे कवि है कुंभनदास। इनके कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, केवल फुटकर पद उपलब्ध है। प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। परमानंद दास की परमानंद सागर रचना, इनके लगभग 335 पद इसमें संकलित हैं। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित, इनकी सबसे प्रसिद्ध छोटी काव्य कृति है। ब्रह्मगीत और प्रेम तत्व निरूपण है। विठलनाथ के शिष्य रहे नंददास, कलात्मकता में श्रेष्ठ। रास पंचाध्याय इसे इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, जो रोला छंद में लिखी गई है। भंवर गीत है, यह सूरदास के भ्रमर गीत से दार्शनिक तर्क वाला ग्रंथ है। मंजरी कृत है, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी है। गोविंद स्वामी हैं, इनकी भी फुटकर पद मिलते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम पद से के नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी, इनके पदों का संग्रह छीत स्वामी की पदावलियों के नाम से जाना जाता है। चतुर्भुज द्वादश यश इनकी मुख्य रचना है। भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। याद रखने का योग्य विशेष तथ्य, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। सूरदास के बाद अष्टछाप में सबसे महत्वपूर्ण स्थान नंददास का ही। इन सभी कवियों की मुख्य भाषा ब्रजभाषा है। अष्टछाप के कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां और याद करने की ट्रिक।
कुंभन दास की जो रचनाएं किस पर आधारित थी? अभिमान और त्याग पर। इनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति तब की है जब अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो पंक्ति कौन सी है? संतन को कहाँ सीकरी, सो काम आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गई हरि नाम। ठीक है, जहाँ सीकरी या अकबर का दरबार और पनहिया मतलब ज्योतियां टूटने की बात है, वहां कुंभन दास की ये पंक्ति होगी। तो इस ट्रिक से आप इन्हें याद रख सकते हैं। जिस पंक्ति में पनहिया या सीकरी नाम आए तो वो पंक्ति किसकी होगी? कुंभन दास की। सूरदास को ने अपनी रचनाओं में वात्सल्यता और अनन्यता का कवि माने जाते हैं। सूरदास की पंक्तियों में कृष्ण के बाल रूप और अनन्य भक्ति का वर्णन मिलता है। पंक्ति है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, बालहट से संबंधित है। दूसरी पंक्ति है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। ठीक है, जहाँ जहाज का पंछी या मैया शब्द आए तो वहां पर सूरदास की पहचान होगी कि ये पंक्तियां किसकी है? सूरदास की। नंददास कैसे कवि थे? तर्क और सुंदर तर्क पर आधारित इनकी रचनाएं मिलती हैं। नंददास की भाषा बहुत गढ़ी हुई और जड़िया होती थी। पंक्ति है, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं जल यमुना काय। ये पंक्ति वैकुंठ स्वर्ग को नकारने वाली है। नंददास तर्क देते हैं कि जहाँ कृष्ण के लोग नहीं, वह स्वर्ग भी क्या है? बेकार है। परमानंदास कवि कैसे भाव? इन पंक्तियों में कृष्ण की छवि को देखकर सुध-बुध खोने का वर्णन मिलता है। परमानंद दास जो हैं, जिनकी पंक्ति है तो उसमें किसकी? कृष्ण की छवि देखने को क्या मिलता है? अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। कहाँ करूँ बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं को नंद यशोदा, जहाँ न गोपी गवाल न गाए। ये पंक्तियां नंददास की मिलती-जुलती है, पर इसमें गोपी और गवाल का जिक्र है, तो इन पंक्तियों की पहचान से आप लगा सकते हैं कि ये परमानंद दास की पंक्तियां। ट्रिक पकड़नी है, हमें कीवर्ड पकड़ने हैं जिससे हमारी ये पंक्ति याद होए। कृष्ण दास कृष्णदास ने जो वर्णन किया था, लीला का वर्णन है। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, जहाँ मन के अटकने और रूप पर मुग्ध होने की बात हो, वे कृष्णदास की पंक्तियां हैं। चतुरदास ने कैसी पंक्तियां लिखी हैं? समर्पण की। यशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत ने कथऊ आथत। जब कोई यशोदा माँ से कृष्ण की शिकायत यानी कि उल्हाना करे तो वहां पर चतुर्भुज दास की शैली है। याद रखने का लिए छोटा सा चार्ट है जो दिया गया है। सीकरी पनैया कुंभन दास, जहाज का पंछी सूरदास, जड़िया वैकुंठ का तर्क नंददास, छवि पे अटक्यो कृष्णदास। अष्टछाप कवियों के उपनाम और उनकी उपाधियां। सूरदास का उपनाम था अष्टछाप का जहाज। क्यों दी गई? विठल नाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। सूरदास वात्सल्य रस का सम्राट। बाल लीलाओं का इतना सूक्ष्म वर्णन दुनिया के किसी और कवि ने नहीं किया जितना सूरदास ने किया। सूरदास भावाधिपति, भावनाओं को शब्दों में पिरोने की अद्भुत कला के कारण। नंददास जड़िया कवि, उनकी भाषा इतनी सटीक और सुंदर थी कि लगता था शब्द जड़े गए हैं। कुंभन दास सबसे वरिष्ठ कवि, उम्र और अनुभव में अष्टछाप में सबसे बड़े थे। परमानंद दास माधुर्य भाव का कवि, कृष्ण की मधुर लीलाओं और प्रेम के पदों की अधिकता का कारण। गोविंद स्वामी उत्तम संगीतज्ञ, कहा जाता है कि तानसेन भी इनसे संगीत सीखने आते थे। महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो वन लाइनर तथ्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि बाकी कवि केवल कविता गढ़ते बनाते थे, पर नंददास तो जैसे शब्दों को गहनों की तरह जड़ते थे। पुष्टि मार्ग का जहाज। जब सूरदास की मृत्यु हुई तब उनके गुरुपुत्र विठल नाथ ने भावुक और कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेने होए सो लेइयो। संगीत की शक्ति किसमें थी? गोविंद स्वामी के गायन से प्रभावित होकर ही मुगल बादशाहों के दरबार के कलाकार भी उनसे मिलने आते थे। पुष्टि मार्ग वह आधार है जिस पर पूरा छाप काव्य खड़ा है। इसे समझाना आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि इसी विचारधारा के कारण इन कवियों ने कृष्ण की भक्ति की। पुष्टि मार्ग की मुख्य बातें आसान भाषा में दी गई हैं। जैसे पुष्टि मार्ग क्या है?
पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ है? प्रवर्तक, इसके संस्थापक बल्बाचार्य सूरदास के गुरु थे। अर्थ है पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण। भागवत पुराण के अनुसार पोषणम तदनुग्रह अर्थात भगवान अनुग्रह कृपा की पुष्टि। मूल मंत्र है, इस मार्ग में भक्ति वह मानता है कि मोक्ष कर्म या ज्ञान से नहीं बल्कि केवल ईश्वर की कृपा से मिलता है। यहाँ सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर है। कृपा पर जोर, भक्त पूरी तरह भगवान पर निर्भर है, जैसे छोटा बच्चा माँ पर निर्भर रहता है। ये क्या है? पुष्टि मार्ग की विशेषता है। सेवा पद्धति, यहाँ पूजा नहीं बल्कि सेवा की आरती। कृष्ण को एक छोटे बालक के रूप में मानकर उनकी सेवा कितने समय की जाती थी? 8 समय की सेवा की जाती थी, जिसे अष्टयाम कहा गया। राग भोग और श्रृंगार, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, अच्छा भोजन कराना, भोग लगाना, उनके सामने कीर्तन या राग भक्ति करना कार्य था। अष्टयाम सेवा, इसी सेवा के लिए अष्टयाम के 8 कवियों को नियुक्त किया गया, जो अलग अलग समय पर अलग अलग पद गाते थे। भक्ति के 3 प्रकार थे, इसके अनुसार बल्बानुसारी के। बल्बाचार्य ने जीवों और मार्गों को 3 श्रेणियों में बांटा। परवा मार्ग, जो सांसारिक सुखों में डूबते रहते हैं। मर्यादा मार्ग, जो वेदों और नियमों का पालन करके भक्ति करते हैं। जो नियम कायदों से ऊपर उठकर केवल भगवान के प्रेम और कृपा में डूबे रहते हैं, उन्हें अष्टचाप कवि इसी श्रेणी में आते हैं। याद रखने योग्य तथ्य हैं हमारे। अष्टचाप और पुष्टि मार्ग, अष्टचाप के कवि पुष्टि मार्ग के कीर्तन करते थे। दीक्षा, इन सभी कवियों ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी और श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन में सेवा करते थे। अष्टयाम का अर्थ है भगवान की सेवा के वे 8 समय पैर, जब अष्टचाप के कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन और पद गायन करते थे। प्रत्येक पैर के लिए विशेष राग और प्रसंग निर्धारित है। यहाँ अष्टयाम सेवा का पूरा विवरण दिया गया है। 8 पैर की सेवा किस प्रकार से करते थे? सेवा का नाम है, समय है और भाव प्रसंग। मंगला सेवा 5:30 से 6 बजे, ये समय कृष्ण को जगाने और उनके दर्शन का समय था। श्रृंगार का समय उनका 8 से 9 बजे, बाल कृष्ण का सुंदर श्रृंगार और वस्त्र पहनाने का समय। ग्वाल कथा 10 से 10:30, कृष्ण गाय को चराने बन जाने का समय। राजभोग दोपहर 11:30 से 12:30, दिन का मुख्य भोजन 56 भोग कराने का समय। उत्थापन, उत्थापन का दोपहर 3:30 से 4 बजे, दोपहर की नींद से कृष्ण को जगाने का समय। भोग का समय 5 से 5:30 बजे शाम का हल्का जलपान कराने का समय। फिर आरती का समय शाम से 6 बजे से 7 बजे तक, कृष्ण की आरती और गोधूली का समय। शयन का समय होता है रात्रि 8 से 8:30, कृष्ण को लोरी सुनाकर सुलाने का समय। तो ये थे संगीत और रागों का महत्व। अष्टचाप के कवि केवल भक्त नहीं थे बल्कि उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वे समय के अनुसार रागों का चुनाव करते थे। सुबह भैरव सुबह का टाइम था, भैरव रामकली या बिलाव राग गाया जाता था। दोपहर को सारंग या टोड़ी राग, शाम को यमन सोरठ या कन्नड़ा राग। महत्वपूर्ण तथ्य थे इसमें। कीर्तन सेवा, इन 8 समय में से किसी न किसी समय पर अष्टचाप का कोई एक कवि मंदिर में पद गाता था। सूरदास कहा जाता था कि सूरदास जी सखा भाव से कृष्ण के साथ हमेशा उपस्थित रहते थे। नाटक, नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, जिसे देखा और सुना जा सकता है। नाटक क्या है? प्रथम नाटक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों के अनुसार नहुस गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। नाटक के तत्व भारतीय आचार्यों ने 5 तत्व माने हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने 6 तत्व माने हैं। कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। जयशंकर प्रसाद, इन्हें हिंदी के नाटक का सम्राट कहा जाता है। तो हिंदी के नाटक का सम्राट किसे कहा गया? जयशंकर प्रसाद को। इनके ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर्वामणि बहुत प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, किसके नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आषाढ़ का एक दिन, आधार दूसरे, मोहन राकेश, और ये नाटक है आधुनिकतावादी नाटक। अंधायुग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य। कहानी, कहानी जीवन के किसी एक खंड या घटना का प्रभावशाली चित्रण करती है। प्रथम कहानी हिंदी की पहली कहानी को लेकर मतभेद है, लेकिन शाब्दिक मान्यता इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित 1900 ईस्वी में प्रकाशित को दी जाती है।
प्रेमचंद, इन्हें कहानी का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। नई कहानी आंदोलन 1956 के आसपास शुरू हुई। प्रमुख लेखक मोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। महत्वपूर्ण रचनाएं, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी फ्लैशबैक शैली की पहली कहानी है। कफन पूस की रात पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है। परिंदे निर्मल वर्मा नई कहानी की पहली कहानी मानी जाती है। आत्मकथा, जब लेखक स्वयं के जीवन की कथा ईमानदार से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। प्रथम आत्मकथा, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी जैन 1641 ईस्वी में मानी जाती है, जो पद कविता में। गद्य की पहली आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री या मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है। दलित आत्मकथा है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा झूठन है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की मानी जाती है। महत्वपूर्ण रचनाएं, क्या भूलू के याद करूं 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी, मूल गुजराती, हिंदी अनुवाद अत्यंत प्रसिद्ध है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकर त्यागी की। इनके 4 भाग थे। 4 भाग कौन कौन से? क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं 1969। दूसरा है नीड़ का निर्माण 1970। तीसरी है बसेरे से दूर 1978। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, यह है 1985। तो ये 4 भाग आत्मकथा के हरिवंश राय बच्चन के। अब है इन विद्याओं के बीच का अंतर। नाटक है जो मंच पर अभिनय के लिए है और इसके लेखक है भारतेंदु प्रसाद और मोहन राकेश। मुख्य लेखक में आते हैं। कहानी है जो कम समय में गहरा प्रभाव छोड़ती है, प्रेमचंद, गुलेरी और आगे। आत्मकथा है स्वयं के जीवन का सत्य चित्रण, बच्चन और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हिंदी साहित्य के विधाओं में के प्रथम कहानी मतलब प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम उपन्यास, ये सब है। कहानी इंदुमती की है, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का। इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। नाटक नहुसका है गोपाल चंद गिरधर दास, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता है। आत्मकथा है, पहली आत्मकथा है अर्धकथानक जो बनारसी जैन द्वारा रचित है। 1641 ईस्वी में ये ब्रज भाषा पद में लिखी गई है। पद है गद्य में। जीवनी है भक्तमाल नावादास की, इसमें भक्तों के जीवन चरित्र का वर्णन। यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यह हिंदी का पहला व्यवस्थित यात्रा साहित्य है। रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा का शिवकांत सिंह चौहान का रूपाब नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। खड़ी बोली काव्य एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक के अनुदित रचना, पहली अनुदित रचना। साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार और प्रथम विजेता किन्हें किन्हें? हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से 3 बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ये साहित्य सर्वोच्च सम्मान। हिंदी प्रथम हिंदी विजेता सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1968। प्रथम महिला विजेता महादेवी वर्मा यामा के लिए 1982। अन्य प्रमुख है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, आगे कितनी नाव में कितनी बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह हर साल श्रेष्ठ मौलिक रचनाओं को दिया जाता है। प्रथम विजेता है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हिम तरंगिणी काव्य के लिए 1955। प्रथम उपन्यास विजेता भगवती चरण वर्मा फूले विश्रेषित। प्रथम कहानी विजेता जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध उपन्यास कहानी। व्यास सम्मान, यह केवल हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। प्रथम विजेता इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा रहे। भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण विद्याओं के जनक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी उपन्यास और कहानी सम्राट के जनक मुंशी प्रेमचंद, हिंदी नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद, हिंदी आलोचना के स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बोनस जानकारी, जो प्रथम मौलिक बनाम प्रथम अनुदित रचना है, यहाँ पर छात्र क्या करते हैं, गलती करते हैं कंफ्यूजन के लिए। अगर प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लिखे, लेकिन
अगर भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी 1877 विकल्प पे हो तो कुछ विद्वान इसे भी प्रथम मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य क्या है? परीक्षा गुरु ही। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के लेखक। हिंदी साहित्य में अब तक कुल 11 बार ये सम्मान मिला है। 1982 के बाद ये किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगा था। वर्ष है लेखक का नाम जिस कृति को मिला उस पुरस्कार। तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदम्बरा को प्रथम हिंदी लेखक को मिला था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी नामक रचना। 1978 में आगे को कितनी नाव में कितनी बार। 1982 में महादेवी वर्मा यामा प्रथम हिंदी महिला लेखक है। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 अमरकांत और श्री लाल संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए। देखिए यहाँ से आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो हाल में विजेता है, जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो विजेता हुए, यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों के महत्वपूर्ण विजेताओं के नाम यहाँ दिए गए। 2023 में किसे मिला? संजीव उपन्यास मुझे पहचान, संजीव द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है मुझे पहचान। 2022 में बद्री नारायण को कविता संग्रह के लिए तुमड़ी के शब्द। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित आपका सब्जेक्ट है, और ये और भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा नाटक सम्राट अशोक को। 2020 अनामिका कविता संग्रह टोकरी में दिंगत। यह एक महत्वपूर्ण है क्योंकि अनामिका हिंदी कविता के लिए यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखने के लिए विशेष ट्रिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। इन नामों से आप क्रम के लिए क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। छोटी सी कहानी लाइन बनाकर। पंत और दिनकर ने अगे के साथ महादेवी की यामा देखी। पंत और दिनकर ने अगे के साथ महादेवी की यामा देखी। फिर नरेश निर्मल और कुंवर ने अमर केदार की कृष्णा से बात की। नरेश निर्मल कुंवर ने अमर केदार की कृष्णा से बात की। तो यहाँ पे इनसे ही कनेक्ट करके आप इन्हें याद रख सकते हैं। पंत से सुमित्रानंदन पंत को मिला, फिर उसके बाद दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को, उसके बाद आगे को, उसके बाद महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकांत, श्रीलाल सुख, केदारनाथ सिंह और कृष्णा सोबती। एक और बड़ा पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य के, यह परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा? सरस्वती सम्मान। इसके प्रथम विजेता थे हरिवंश राय बच्चन। उनकी आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के 4 खंड के लिए। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का वर्णन, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। उतंड मार्तंड 1826 में जुगल किशोर शुक्ल कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक का पहला पत्र। बनारस अखबार 1845। राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र काशी से प्रकाशित साप्ताहिक थी। प्रजा हितैषी का प्रकाशन 1855 राजा लक्ष्मण सिंह है, आगरा से लिखती थी और साप्ताहिक थी। भारतेंदु युग के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। कविवचन सुधा 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की काशी से ये मासिक साप्ताहिक थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी से। बाद में नाम जो हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था इसका, हरिश्चंद्र मैगजीन का। बाला बोधनी 1874। भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस केवल महिला के लिए यह पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप 1877। बाल कृष्ण भट्ट प्रयाग मासिक से। आनंद कादम्बनी 1881। बद्रीनारायण चौधरी मिर्जापुर मासिक से। ब्राह्मण 1883। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से मासिक थी। नागरी पंचानी पत्रिका 1896। श्याम सुंदर दास काशी से त्रैमासिक शोध पत्रिका थी। तो ये थी भारतेंदु युग की। अब है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920। सरस्वती पत्रिका 1900 से। इसके प्रथम चिंतामणि घोष संपादक बने, इलाहाबाद से निकलती थी। ये 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए थे। सबसे पहले सरस्वती के संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। उसके बाद सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। समालोचक 1902 में चंद्र शर्मा गुलेरी की जयपुर से मासिक पत्रिका थी। इंदु 1909 में अंबिका प्रसाद गुप्त काशी से। इसमें छायावाद का जन्म माना जाता है। मर्यादा
1910 कृष्णकांत मालवीय प्रयाग से मासिक। प्रताप 1913 गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर साप्ताहिक देशभक्ति प्रधान। छायावाद और छायावादोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं, इनका समय है 1920 के बाद का। चांद 1920 महादेवी वर्मा संपादिका रही, प्रयाग से निकलती थी। माधुरी का 1922 दुलाले लाल भार्गव लखनऊ। मतवाला 1923 महादेवी प्रसाद सेठ निराला भी जुड़े हुए कलकत्ता से। हंस पत्रिका 1930 में मुंशी प्रेमचंद की बनारस से। साहित्य संदेश 1937 बाबू गुलाब राय आगरा से। प्रतीक 1947 अगे इलाहाबाद से। धर्मयुग 1950 धर्मवीर भारती मुंबई से। नया प्रतीक 1973 आगे से दिल्ली की। परीक्षा के लिए विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य हैं। पुतन मार्टन, यह 30 मई 1826 को शुरू हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। सरस्वती, यह हिंदी की सबसे युगांतकारी पत्रिका है। इनके संपादक मंडल में पहले 5 लोग थे, लेकिन 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन कर हिंदी भाषा को निखारा। हंस, प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इनका संपादन शिवदान सिंह चौहान ने भी किया और वर्तमान में पुनर्प्रकाशन इससे राजेंद्र यादव ने प्रसिद्ध किया। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। ये आपको एक शॉर्ट नोट रिवीजन में काम आएंगे। 5-6 टॉपिक ले लिए मैंने, नाटक, पत्रिका, पुरस्कार और जो भी पुष्टि मार्ग से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनका रिवीजन जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।